इसमें ये संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से लेकर आपके 233 में है आपका उच्च न्यायालय। बाकी 234 से लेकर 237 के बीच आपका क्या है, अधीनस्थ न्यायालय यानी सत्र न्यायालय, जो आपके दिखाता है ये कचहरी उचेरी दिखता है, सब आते हैं उसमें, वो लास्ट वाले में है। ठीक है, इसके बाद ये टोटल आपका देखा जाए, हम लोग राज्य वाला पोर्शन जो था हम लोग का देखा गया भाग 6 का, भाग 6 का अनुच्छेद कहाँ शुरू किया गया था हम लोगों ने, भाग 6 राज्य कहाँ शुरू किया गया था हम लोगों ने, सब भूल रहे हैं आप लोग। अनुच्छेद राज्यपाल का से लेकर 52 राज्य भाषा है। ठीक है, यस सर, तेज बोला करिए। ठीक है, इसके बाद 240। ठीक है, ये क्या है आपका भाग 6 यानी संघ, मतलब संघ वाला मैंने बताया था, संघ वाला कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, आप बताइए। भाग 5 51 का क्या कहता है, मूल कर्तव्य कहता है ना। यस सर, 52 से स्टार्ट होता है। यस सर, 52 से लेकर 51 52 से लेकर 151 ये संघ का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका संघ वाला पोर्शन इतना आर्टिकल है। ठीक है, इसी में आपको सब चीजें मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट भी यही मिलेगा आपको 152 से 151 के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यही मिलेगा आपको, और आपका हाई कोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, 214 से लेकर 233 के बीच, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग आप मतलब डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को कभी क्या होगा, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। मतलब आपको कई आर्टिकल मतलब याद नहीं भी है तो आप समझेंगे अच्छा ये किससे रिलेटेड है, हो सकता है ये स्टेट से है, हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो ये जब आपको क्लियर रहेगा कि इतना आर्टिकल इस पार्ट में है, इतना आर्टिकल इस पार्ट में है, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। जैसे राजभाषा हो गया तो भाग 17 मिल जाएगा आपको। ठीक है, मान लीजिए संविधान में संशोधन हो गया तो आपको कितना मिलेगा, भाग 18 वाले मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 20 वाले में वो मिल जाएगा। इस चीज़ों के ध्यान रखते हुए जब चलेंगे आप बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग हमेशा से कहते हैं चार्ट एक होता है, उसका भी चार्ट मिलेगा आपको। जैसे इसका चार्ट होता है मतलब मैप होता है, तो उसे इंडिया क्वालिटी का भी आपको मिलेगा। हाँ हाँ, ये पीछे है भी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपको अगर बगल में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका के रखेंगे, ठीक है, आपको बार बार इस पर नजर जाएगी तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक साथ बैठने की। इस तरह आपके ये पॉलिटी का, हिस्ट्री के जितने भी वार वाला लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, मतलब आपके रूम के चारों तरफ सीनरी नहीं लग के यही लगाना चाहिए। ठीक है, फुल पत्ती नहीं लग कर क्या लगाना चाहिए आपको, आपके लिए यही फुल पत्ती है। ठीक है, इसी को लगा के बेहतर तरीके से पढ़ा करिए। और मुश्किल से हम कह रहे हैं आप लोगों से 6 महीने के अंदर सारे आर्टिकल आपको लर्न हो जाएंगे और सारे वार आपको हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए आप करते रहिए सब चीज़ों को। तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ से, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 233 के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हमारा सत्र जो न्यायालय है वो 234 से लेकर आपका 237 के बीच में। ठीक है, इसमें भी, इसमें 214 में क्या कहा गया है, एक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, उनके उसके बाद 216 वाले में क्या कहा गया, 216 में कहा गया है कि आपके लिए क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश के गठन के बारे में कहा गया। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाँ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्यपाल के, हाँ जी, अनुमोदन के से कुछ है। बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। देखिए वो कैसे करेगा, देखिए नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। Yes, ठीक sir. है, लेकिन वो परामर्श लेते हैं। Yes. क्या करते हैं वो, परामर्श लेकर चलते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश से, वहाँ के राज्यपाल से वगैरह लोगों से परामर्श लेकर उस लास्ट में वो नियुक्ति करते हैं। ठीक है,
ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? तो थोड़ा सा लिखिए उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर, इसको आप 31 कर लीजिएगा, ठीक है? तो 14 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है? 214 क्या कहता है आपको? प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि संसद के द्वारा क्या होता है, संसद अनुच्छेद 231 के अनुसार ऐसा करता है, कभी कभी उनको अधिकार दिया जाता है कि एक ही न्यायालय 2 राज्यों के लिए भी काम कर सकता है या और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी काम कर सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए। ठीक है? जैसे पंजाब और हरियाणा। हाँ, पंजाब और हरियाणा का, अभी कलकत्ता वाला, गुवाहाटी वाला जो है, ठीक है, वहाँ का भी होगा। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हो। ठीक है? मतलब ये है कि अभी हमारे पास कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो टोटल कितने हाई कोर्ट है हमारे पास अभी? 25 हैं। ठीक है? तो वो रखना कि ये हमारा संसद के पास अधिकार है, कोई भी कानून बनाकर किसी को भी उसका अधिकार क्षेत्र में वो रख सकता है। तो देखिए आर्टिकल 200 अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद को यह अधिकार है 231 की 21 2231 संसद को यह अधिकार है वह विधि द्वारा यानी कानून द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है? ये शक्ति 7वें संविधान संशोधन, शक्ति 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रदान की गई है। द्वारा प्रदान की गई है 1956 वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं
जबकि राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। देखिए, जबकि राज्यों की संख्या 28 और संघ शासित राज्य कितना है? 8 है। अभी तक कुल ऐसे 4 राज्य हैं जिनके पास उच्च न्यायालय नहीं है। अभी तक कुल ऐसे 4 राज्य हैं जिनके पास 3 होंगे ना? कितने होंगे? 3। ठीक है, जिनके पास क्या है? उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1862 में भारत में सर्वप्रथम 1862 में कितने हाईकोर्ट बने थे? 1862 में। इतिहास पढ़ाया जा रहा था उस दिन, सर बता रहे थे। 2। हाँ, कौन कौन? एक मद्रास में, एक कलकत्ता में, एक बम्बई में और कलकत्ता, मद्रास, मद्रास बम्बई इलाहाबाद। और इलाहाबाद। ठीक है, 1862 के अधिनियम में। ठीक है, तो देखिए इसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, जुलाई 1862। 1 जुलाई हाँ, 1862 में इसकी स्थापना की गई। क्या सीखा आप लोगों ने? प्रमोशन तो सिखाया भी। सर अपनी कंपनी का प्रचार करने आए थे, कर रहे हैं। सर बन गया। ये सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम में अब जो चीज़ें होती हैं सब चल रही रहती हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब कहाँ तक लास्ट में कहा था? लास्ट स्टेटमेंट क्या था? 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, यस। ये हो गई। उसके बाद जो न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन, सर ये किस आर्टिकल में है? 216 में है। उच्च न्यायालयों का गठन। संविधान के अनुच्छेद 216 में, संविधान के अनुच्छेद 216 में न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्येक
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर, यानी जितने भी क्या होगा, डिमांड जैसे बढ़ती जाएगी वैसे उसकी संख्या क्या करेंगे, वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है, अब इनकी अर्हताएं क्या क्या होती हैं, क्या कर सकते हैं अर्हताएं इनकी? भारत का नागरिक वो तो कंपलसरी है, क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक को किसी न्यायालय में 10 साल वो पहला भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो किसी न्यायिक पद पर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, या वो किसी न्यायालय में क्या है 10 साल की वकालत किया। ये आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये? नहीं, 217 है। 217 216 बता दिया मैंने। ये 216 कौन सा है? गठन है। अब हम अर्हताएं पा गए हैं, क्या होगा? देखिए, अर्हताएं, न्यायाधीश की अर्हताएं, न्यायाधीश की अर्हताएं। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की अर्हताओं के बारे में उल्लेख है। इसमें पहला क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, पहले लिखिए, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो कम से कम 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो, या वो कम से कम 10 वर्ष, वो कम से कम क्या होगा? 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत किया हो। ठीक है, तो अर्हताएं क्लियर हो गई। ठीक है, अब लिखिए इनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या करें? आयु तो आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए इनकी? 62 वर्ष बस। ठीक है, कम से कम ऐसा कोई नहीं है। वकालत करने में कितना टाइम लग जाता है? रेफी करने में ही मुझे तो नहीं लगता है कि 18 साल से पहले किसी की रेफी हो जाती होगी। नहीं होती ना, कि हो जाती है? किसी को ही है क्या सर? 18 साल से कम पहले रेफी हो जाती है। तो वो भी उसमें भी बॉन्ड है। ठीक है, कि आपको हाई स्कूल कब पास करना है। अब वो जमाना नहीं है कि मतलब 10 साल में ही पहले इसके साल में हाई स्कूल पास कर लेते हैं। वो भी बॉन्ड हो गया कि अभी एडमिशन लेंगे आप लोग UKG LKG में, तो भी आपका अगर कम उम्र कर रहे हैं तो बढ़ा के लिखा जाएगा कि कम नहीं। पहले होता था लोग कम करके पास कर जाते थे, 10 ही साल में हाई स्कूल इंटर दोनों पास कर जाते थे। ठीक है, अब वो चीज़ें नहीं रह गई। ठीक है, चलिए लिखिए नियुक्ति।
इनकी नियुक्ति भी अनुसार मतलब संविधान के 217 एक में है, ठीक है। किसमें है? 217 एक में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लिखिए संविधान के अनुच्छेद 217 एक में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ठीक है, इसी में लाइन छोड़ के नीचे लिख दीजिए। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक करता है। इन्हें कैसे हटाया जाता है? इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, कैसा होता है? असमर्थता के आधार पर, Yes, sir. शारीरिक कदाचार के आधार पर। ठीक है, उसके बाद Yes, क्या होता है कि संसद की बैठक होती है, उसमें बहुमत के 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाता है, तो फिर उसके बाद इनको हटाया जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं, किसी को हटाया नहीं गया आज तक, लेकिन अभी जल्दी 2011 और 10 के लमसम 2 न्यायाधीशों को हटाने की बात चल रही है। सर अभी हाल ही में एक न्यायाधीश को हटाने की बात चल रही है, अभी तक हाँ। नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने पहले क्या हो गया, पहले ही वो लोग अपना पद त्याग कर दिया, हटाने से पहले उन्होंने अपना चीज कर दी, इसलिए वो लोग बच गए। लेकिन अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो वही चीज़ है, हटाने का एक प्रोसीजर है। हमने बताया क्या कि महाभियोग के थ्रू होता है, साबित करा जाता है असमर्थता के आधार पर। जो होता है कि संसद में बैठक होती है बहुमत से, और उपस्थित जो सदस्य संख्या है 2/3 बहुमत से उसको पारित करके उन पर किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें हटाने का प्रावधान, न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान। ठीक है, इसमें दोनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि उस सुप्रीम कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, दोनों का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हटाए जाते हैं। तो इसमें लिखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को एक ही आधार, दोनों को एक ही आधार एवं प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है, 21 आर्टिकल में है
अनुच्छेद 124(4) 124। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हमने कहा ना एक ही प्रोसीजर है दोनों का, तो वहां पर पहले ही दे दिया गया, ध्यान रखना 124(4) के अनुसार, ठीक है। नियुक्ति और हटाने का जो भी है, सुप्रीम कोर्ट आएगा तो समझ जाएगा आप लोग 124 के आर्टिकल में है। जी सर। संघ आपका क्या बताया था मैंने, कहां से कहां तक है? यूनियन कहां से कहां तक है आपका? किस आर्टिकल से आर्टिकल तक? 52 से लेकर 152 152 राज्य की परिभाषा है, ठीक है। 152 क्या है? राज्य की परिभाषा है। 153 क्या है? राज्यों के राज्यपाल है। 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 155 क्या है? बहुत पूछा जाता है 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। उसके बाद अब ये अर्हताएं हैं, शर्तें हैं, शपथ है, ठीक है। फिर राज्यपाल के आकस्मिक वाले डिवीजन में आएगा, फिर क्षमा है, फिर लास्ट में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया। आप लोग इस तरह देखेंगे तो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। कोई आर्टिकल छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। इसमें संसद द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सर कुल उपस्थित सदस्य संख्या। हाँ, तथा उपस्थित एवं मत देने के समय दो तिहाई बहुमत से, कितना तिहाई? एक तिहाई नहीं, 2 तिहाई, ध्यान रखिएगा। 2 तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है, उनके हटाए जाने का संकल्प पारित किया जाता है। लेकिन सर ये तभी होना चाहिए जिस समय यह मतलब विधेयक पारित हो, जस्ट उसी काल में, उसी सत्र में ही होना चाहिए। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब उपस्थित हो और 2 तिहाई बहुमत उनका होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये जरूरी है कि मतलब हो सकता है कि कम में नहीं होगा, हर जगह गढ़पूर्ति का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ भी 2 तिहाई। जैसे कभी कभी होता है सर, कोई विधेयक किसी सत्र में पारित होता है तो उस विधेयक का निर्णय अगले सत्र में लिया जाता है। वो होता है, अगर वो सत्र होगा, मान लीजिए वो लोकसभा भंग हो गई तो उसका अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो आपके साथ जब पढ़ाएंगे पॉलिटी वाले में, तो एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन वो सिस्टम इसमें नहीं है। हाँ, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें और इसमें सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, इसमें लिखिए सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जाता है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जाता है। ठीक है। वो भी लिखेंगे आप लोग, जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे कोर्ट के, लिख लीजिए सन 2011 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन और पीडी दिनाकरन, सौमित्र सेन और पीडी दिनाकरन के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही त्यागपत्र देकर कार्रवाई का अंत कर दिया।
कार्रवाई का क्या कर रहा है, अंत कर दिया, यानी पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बच गया उससे कार्रवाई से। ठीक है, सर जो इन पर जो महाभियोग चलाया जा रहा था वो किस आधार पर? वही सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर। हाँ सिद्ध असमर्थता। हाँ, मतलब सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ठीक है, दोनों के, इनका कदाचार क्या हुआ, सिद्ध हो चुका था कि हाँ उन्होंने ये गलतियाँ की हैं और इन्हें सही डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में असमर्थ रहे। ठीक है, उसके आधार पर उनका ये किया जाता है। क्लियर है? एक लाइन छोड़ के उसमें लिखिए बेदम उनका, एक लाइन नीचे छोड़ के लिखिए। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, और नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ये सब क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यपाल या उसके द्वारा, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन सा शपथ दिलाता है? या तो राज्यपाल है या राज्यपाल नियुक्त करता है, उसके द्वारा दिलाता है। ठीक है, ये मतलब इसका प्रारूप किस अनुसूची में है शपथ का? तीसरी अनुसूची में है। चलिए आज तो हम लोग कम से कम बताएं किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। यानी आप लोग जाके फिर पढ़ नहीं रहे हैं अनुसूची, अभी जितनी बार हम कह रहे हैं कि 12 अनुसूची है, 12 कम से कम देख के आना चाहिए आप लोगों को, याद हो गया तब तक हम क्लास ले रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर 12वीं अनुसूची याद हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, एक कोड बना लीजिए, जैसे होता है पहला राज्यों का संघ है, दूसरा सोचिए कि शपथ, नौकरी पहले से पहले उनको वेतन मिल जा रही है, वेतन हो गया, फिर शपथ आता है। ठीक है, उसके बाद फिर राज्यसभा आता है। ठीक है, तो इसको अनुसूचित जनजाति, फिर AMTM असम, त्रिपुरा, मिजोरम वाले अनुसूचित जातियों का आता है। ठीक है, फिर 7वां आता है, क्या आता है 7वां? शक्तियों का, सबका अलग अलग सूची होती है। ठीक है, 8वां क्या होता है? हाँ हाँ बोलिए क्या होता है? भाषा। ठीक है, 9वां क्या है आपके? भूमिमाला हो गया। 10 क्या है? दल बदल हो गया। 11 क्या है? पंचायती हो गई। 12 आपका नगर पालिका। बस याद करने में क्या दिक्कत है इसको? देखिए हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी भी नहीं, तभी हम आपको याद हमेशा बताते हैं। ये चीजें करना पड़ेगा। ठीक है आप लोग, अब वेतन भत्ते, अनुच्छेद 221 अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता संसद समय समय पर निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपकी क्वेश्चन बहुत डीप पूछा जाता है, तब वहाँ पर लोग फंसते हैं। इसमें लिखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता, एक बार IAS एग्जाम पूछा गया था स्टेटमेंट के थ्रू, वेतन एवं भत्ता राज्य के संचित निधि पर
तथा पेंशन भारत की संचित नीति पर भारित होता है। कितना माइनर मतलब डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सर ऐसा है क्यों, लेकिन ऐसा है क्यों? तो आपकी प्रावधान क्या होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जी मतलब संसद ही उनका सब कुछ तय करता है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, वेतन भत्ते को, सारी चीज़ों को लेकर। तो पेंशन वाला राष्ट्र को ही देते हैं, ठीक है। और जिसकी सेवा करते हैं वो सेवा करते समय वो देखते हैं, ठीक है, बाद में वो देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालयों में कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत सारे केसेज आ जाते हैं और न्यायाधीशों की क्या होती है, कमी होती है। तो बाद में देखा जाता है कि नहीं, कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश आते हैं, जब तक वो रहता है 1 साल 2 साल जो भी चीज़ें हैं उनको अपना वो काम करते रहते हैं और उस जो भी बर्डन आता है उसको वो क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीशों की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। किसकी गई है, कार्यकारी न्यायाधीश। तो देखिए कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश अनुच्छेद 223 और 24 कार्यकारी न्यायाधीशों की 24 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल ने, ध्यान रखना आप लोगों को। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए आपकी पद रिक्त हो गया, ठीक है, और अस्थायी रूप से कहीं चले गए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन दशाओं में ही 2-3 दशाएं हैं जिनके अनुसार राष्ट्रपति आपको वहाँ पर नियुक्ति करता है, क्लियर है। निम्न दशाओं में लिख लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, या मुख्य न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता के कारण, अपने कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थता के कारण कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। क्या छूटा आपका, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो फिर जब सर उनका पद फिर से मतलब भर दिया जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा, हाँ होता है कभी, ठीक है। देखिए इसमें आप पढ़ेंगे 224(1), 224(4), ठीक है, तो अलग अलग है, तो हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट किए हैं, पूरा लिखाएंगे तो कभी लंबा हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को लेकर। इसके एक पक्ष में एक विपक्षी अलग अलग प्रोविजन है, 224(1) क्या कहता है, 24(2) क्या कहता है, 24(3) क्या कहता है, एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में ही दिखा दिया ताकि आप लोग घर पे जाइए उसको एक बार बेहतर तरीके से देखिए, ठीक है। इसका एक वीडियो बना के दे दीजिए, हाँ जी, जो इसके फेजेस हैं हाँ उसका एक वीडियो बना लीजिएगा, जो को बन दीजिएगा 24 आर्टिकल 224 पे।
देखिए आप लोग आर्टिकल किससे पढ़ रहे हैं बताइए मुझे। लक्ष्मीकांत, लेकिन उसमें अच्छी मार्केट से बेरेट लिया करिए, आर्टिकल पढ़ने के लिए बेरेट लिया करिए, ठीक है। वो सबके पास रहती है, जो सिविल की तैयारी करता है इतनी मोटी होती है बेरेट, वो अक्सर लॉ वालों के पास रहती है। आप लोगों के पास भी बेरेट रखा करिए, हमारे पास भी है, ठीक है। सबके पास एक बेरेट होती है, उसको पढ़ा करिए, सारे आर्टिकल की करके चीज़ों को दिखाएगा उसको, ठीक है। तो वो बेरेट आप लोग लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए आप, ठीक है सारे। और जितना भी क्या करना है एग्जाम के लिए पेपर रखिए, जितने भी घटना चक्र जो मैगजीन है मतलब जो भी है उसको साथ में रखिए। उसमें देखिए कितने आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल से क्या क्या पूछा गया, वो सारे आर्टिकल को इकट्ठा करिए और उस बेरेट में टिक मार दीजिए। उस आर्टिकल को क्या करना है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं बार बार पूछा जाता है। तो पहले एक बार उस घटना चक्र को लगाइए अच्छे से, ठीक है। उसमें देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को अभी तक पूछे गए हैं। तो सारे आर्टिकल को एक साथ यहीं पेज में नोट कर लीजिए, फिर उसका बेरेट लेके बैठिए, उसको टिक मार दीजिए और उसको पढ़िए क्या क्या आर्टिकल है किस रिलेटेड, ठीक है। तो उससे आर्टिकल की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो ये आपका होगा, अगर आप कूद कूद के करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर तरीके से करिए आप, ठीक है, चीज़ को लेकर। अब देखिए न्यायालय की शक्तियाँ, ठीक है, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। सर आई मिनट मामलों की अंतरण की शक्ति। सर ये क्या सीमाई क्षेत्र के विवादों को सुनाने में भी अपना क्षेत्र का हाँ जैसे कि किसी मतलब कौन अपने- कौन से जो है मामले को ये देखेंगे, ठीक है। जैसे कि भारत नेपाल से कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट है ना वो, तो मतलब वहाँ की वो देखेंगे ना वो। अंतर्राष्ट्रीय- ये आर्टिकल 226 में है, कहाँ पर है ये?
ये रीट वाला जो है आर्टिकल 226 के है, ठीक है, उनका 32 वाला है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो कौन देखेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट देख। ठीक है, ये क्या है आपका हाई कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। जब भी है जैसे आर्टिकल 292-93 क्या कहता है, 292 उधार का है, ठीक है। यस सर। तो उधार भी हम राज्य वाला कैसे लेंगे? नेपाल से तो नहीं लेंगे ना, नहीं। उत्तर प्रदेश उधार किससे लेगा? भारत के सीमा के भीतर लेगा, वो विदेश से तो नहीं ले पाएगा उधार। तो अपना उसका अपना एक क्षेत्राधिकार है, उसके अंदर ही रहना हो, ठीक है, उसके बाहर उनको नहीं जाना है। वो क्या लिखे हैं सर? ये अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय का दर्जा होना। थोड़ी हम लिख नहीं पाते हैं, अच्छी हिंदी नहीं है। सर उसको ऊपर क्या बोलते हैं? ये अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। अभिलेख मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ, अभिलेख मतलब क्या होता है? लिखा हुआ होना, ठीक है। मतलब ये अधिकार है, उच्च न्यायालय के अधिकार है कि वो किसी भी अवमानना पर किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वो दंडित कर सकता है, और उसके भी जो निर्णय होंगे वो क्या होंगे? वो लिखित होंगे, ताकि जो उससे निचले वाले जो न्यायालय हैं उसका वो क्या करें? प्रमाण दे सकें, ठीक है, कि वो मतलब हाई कोर्ट में ऐसा जजमेंट आया था, उन्होंने ऐसा जज दिया था, उसके हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसका साक्ष्य लेकर इंटरप्रेट किया होता है। न्यायिक पुनर्विलेखन में क्या होता है? जो उस पर विचार किया जाता है। हाँ, कोई निर्णय उन्होंने पहले दे दिया है, फिर उस पर वो विचार कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार में जो आपके मूल कर्तव्य होते हैं उससे रिलेटेड सारे जो भी चीज़ होती है वो क्या सुनते हैं, ठीक है, जैसे विवाह हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है, और तो वो उससे रिलेटेड वहाँ पर सुना जाता है, ठीक है, ये हो गया। अपीली वाले में जैसे क्या होता है? अपीली वाले में अपील में किसी भी विवाद पे अपील करना, या फिर हाँ, जैसे ये हो गया कि हमें जैसे न्याय नहीं मिला, Yes, कहाँ पर? अधीनस्थ न्यायालयों में हमको Yes, न्याय नहीं मिला, तो हम ऊपरी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, तो ये अपीली न्यायालय भी है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके रिट का है, रिट वाले में क्या है? 5 रिट वो जारी करते हैं। आर्टिकल ये 226 इस अनुच्छेद के तहत 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत वो भी रिट जारी करते हैं, ठीक है, दोनों लोग रिट कर जाते हैं, ये भी और वो भी, ठीक है। 3 मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में इनके ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, किसको? उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिट के 5 रिटें हैं, कौन कौन सी आपकी? बंदी प्रतिष्ठीकरण, अधिकार परीक्षा, यस सर, उत्प्रेषण और परमादेश, ठीक है, बंदी प्रतिष्ठीकरण, ये आप नोट जारी करते हैं, ठीक है। जिसमें 2 क्या आता है? वो न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों को देता है, बाकी लोगों से, आपके कॉमन लोगों से उसका है, ठीक है। उत्प्रेषण जैसा हो गया वो मंगाता है, ठीक है, और आपका क्या कहता है? प्रतिषेध हो गया, वो कहता है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। और बंदी प्रतिष्ठीकरण है, जैसे किसी को बंदी बना लिया गया है, उसके मतलब हनन किया जा रहा है उसका, तो उस पर दिया जाता है वो, हैबिस कॉर्पस से कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, तो समझ गए? लिखाना है, लिखाई तो समझ पहले गए, दीजिए सर, पढ़ा हो जाएगा ना? ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का? हाँ जी, लेकिन हम पूछेंगे कल इसके बारे में, आप लोग पढ़ के आइएगा, यस सर, ठीक है। अपीली में क्या है? मूल अधिकार में क्या है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलेखन में कैसे कैसी चीजें होती हैं, अभिलेख न्यायालय क्या है, ठीक है, अधीक्षण, रिट और मामलों के अधिग्रहण के बारे में, ठीक है, आप लोग करके आएंगे। हाँ जी, यस सर, बस सर करना है, बस खाली आपको खाली सुन लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय, ये हो गया ना, सब लोग बना लिए इसको? हाँ जी, सब लोग बना लिए ना इसको? अधीनस्थ न्यायालय सर जो जनहित याचिका है वो भी अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएगा?
हाँ Yes. हमने कहा किससे, जिससे जो सामान्य है, जैसे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब आपके उसके अंतर्गत आएगी, ठीक है, वो आपको वहाँ रखना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे थे आपको उसमें देखना रहेगा ये कि जैसे आपको ये हो गया मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए आप जितना भी केस करेंगे वो मूल अधिकार में आएगा। जैसे वसीयत हो गया, क्या हो गया, वसीयत हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, मूल अधिकार में आएंगे आपके, ठीक है, वसीयत, विवाह और आपके तलाक वलाक जितना भी सब चीज़ें हैं, डाइवर्स, सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। राजस्व संबंधी मामले भी उसी के अंतर्गत आएंगे, मूल अधिकार के अंतर्गत। तो वो चीज़ें हैं आपका, ठीक। और कुछ लिखिए, अधीनस्थ न्यायालय, हम लोग राज्य का लास्ट चल रहा है, स्टेट का लास्ट वाला पोर्शन में है हम लोग, ठीक है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, ये तीसरे प्रावधान की है। कौन प्रावधान की? पहले पे आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे पे आपका हाई कोर्ट, ये तीसरे प्रावधान की, यानी तीसरे पे हम जाएंगे फिर क्या हो गया, ऊपर से एकदम ऊपर, ये इसके बगल, जस्ट उसके बगल, ये सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, हाँ ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, तीसरे प्रावधान की है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना अपील करके हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ फिर अपील करके हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमें न्याय जहाँ नहीं मिल रहा है तहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, सिंगल बेंच, डबल बेंच चीज़ें वगैरह होती हैं, ठीक है। आप लोग जब बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा सिंगल बेंच क्या होता है, डबल बेंच क्या होता है। इसमें लॉ वाले बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट तो जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 237 से लेकर 237 के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, और पैसा लग जाएगा इसमें बड़े मुकदमे में सर। इसलिए बचना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, हाँ। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सर आर्टिकल 232 में क्या है? हाँ। आर्टिकल 232 तो 37 ये शायद निश्चित हमें लग रहा है क्या, ठीक है, तो शायद निश्चित हमें लग रहा है, ठीक है। उसको बता रहे हैं हम अभी, देख कर बता रहे हैं। देखिए इसमें अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय भारत की न्याय प्रणाली भारत की न्याय प्रणाली के तीसरे एवं अंतिम पायदान पर है, पायदान पर है। ये उच्च न्यायालय के अधीन और उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन और उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। संविधान भाग 6 अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जबकि 234 में जिला न्यायाधीशों के भिन्न अन्य व्यक्तियों की भर्ती का प्रावधान है।
अन्य व्यक्तियों की भर्ती का प्रावधान है। और अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, यानी वहाँ उच्च न्यायालय उस पर नियंत्रण रखता है। अब ध्यान रखिएगा, हम कल रीट सुनेंगे आप लोगों से, जो रीट है उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है? हाँ, देख के आइएगा आपका जो भी बंदी प्रतिष्ठीकरण है, उत्प्रेषण है, ठीक है, और आपका अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, इन चारों को हम सुनेंगे और पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? करेंगे ना आप लोग? हाँ, बेहतर तरीके से करिएगा और किस आर्टिकल में ये भी करके लाइएगा, ठीक? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 233 के अनुसार, अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति, पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। ठीक है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्त होने वाले व्यक्ति में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है। निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है। वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा में कार्यरत ना हो। ठीक है? और उसे कम से कम 7 वर्ष तक का वकालत अनुभव हो। और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश किया हो। तो सिफारिश की करेंगे, किस बेस पर करेंगे वो? जैसे होता है कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब चीज़ों का बढ़िया है, बढ़िया से वकालत किए हैं, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को उन्होंने केस जीते हैं, सब चीज़ों को ध्यान रख के किया जाता है। जैसे जज की नियुक्ति जब होती है, जब कोलिजियम सिस्टम होता है, जब जज की नियुक्ति होती है तो उनका पूरा का रिकॉर्ड देखा जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक का, ठीक है? उनकी कौन कौन से जजमेंट सही निकले हैं, कौन कौन से गलत हैं,
मतलब कहीं ये मतलब मानसिक रूप से कहीं जज्बाती होकर निर्णय नहीं दिए हैं, कहीं मतलब अपने जातिवादी को लेकर निर्णय न दिए हों, सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। सर ज़्यादातर तो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति हाँ वो तो है, ठीक है, लेकिन अवस्था के आधार पर रखा जाता है, वो तो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारे में आती है तो उसमें भी यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। वरिष्ठता के आधार पर, इसका मतलब कई लोग एक साथ वरिष्ठता होते हैं। यस सर। नहीं सर, उसमें जो सीनियर हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि एक साथ जैसे आप लोग पास आउट हो रहे हैं, एक साथ नियुक्ति आप लोग की, मान लीजिए आप लोग एक साथ एसडीएम बन रहे हैं, यस सर। तो ठीक है, आप लोग एक साथ नियुक्ति आप हुई तो आप लोग क्या हो गए, चीज़ें बराबर हुई, तो उसमें देखा जाएगा आपको किसी को प्रमोट करना होगा, मान लीजिए सीट एक है तो उसमें क्या करेंगे आप लोग को देखा जाएगा कार्यशैली कैसी है, आप लोगों ने जितने भी निर्णय लिए हैं उसमें कितना भी अच्छा मतलब हुआ है, तो उसका देखा जाता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसके आधार पर आपको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद फिर आइए।